हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक साइंस मॉडल पेपर 1, ये मॉडल पेपर 1 वह मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ये प्रकाश स्रोत के सामने यदि प्रकाश कहीं से निकल रहा है, लाइट कहीं से आ रहा है, यदि कोई रुकावट रख देंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए छाया, ऑप्शन बी उपछाया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या बनेगा। यदि किसी रुकावट को रख दिया जाए तो वहाँ बनेगा छाया यानी शेडो। क्या बनेगा आपका? छाया बनेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1.5 डायोप्टर। कितना होती है? 1.5 डायोप्टर। आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक ना। तो लेंस का क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर होता है 1/f। सॉरी 1.5, सॉरी यहाँ पे होगा, इसका हो जाएगा 1 डायोप्टर, ठीक ना। कितना होगा? 1 डायोप्टर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 डायोप्टर। जो देखिए क्षमता निकालने का फॉर्मूला आता है P = 1/f, ठीक ना। F आपका होना चाहिए मीटर में, यानी फोकस दूरी होना चाहिए मीटर में। 1/f का वैल्यू कितना दिया? फोकस दूरी 1 दिया है। 1/1 बराबर 1, यानी कि कितना होना चाहिए? तो 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यह प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, ठीक ना। तो आवर्धन का जो है, ठीक ना, तो मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक ना, यानी यूनिट लेस होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार जो है ना पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन चेंज कर देता है, ठीक। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला एक अभिसारी लेंस बनाता है, ठीक ना। अभिसारी लेंस क्या बनाता है? तो अभिसारी लेंस पहले जानिए कहते किसको हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा ये पूछा गया है। तो उत्तल लेंस में जो ना कभी आभासी तो कभी वास्तविक, यानी कभी काल्पनिक कभी वास्तविक, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है ना। आकाश जो नीला रंग का दिखाई देता है किसके कारण? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, ठीक ना। वर्ण का मतलब यहाँ पे रंग है। इसका प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी, ठीक ना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि लाल, नीला, हरा, इन सभी को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। अगला दिया है वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, ठीक ना। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो ये होता है रेटिना में। कहाँ होता है? रेटिना में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। बताइए
किस लेंस का चश्मा लगाकर दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो वो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? ठीक ना, 1/6 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। कितना होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। कितना होता है? 1/16 सेकेंड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी जूल पर सेकेंड, ऑप्शन सी जूल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ऑप्शन डी जूल इन्वर्स टू सेकेंड इन्वर्स टू। तो माइनस को हम लोग यहाँ इन्वर्स पढ़ते हैं। तो बताइए वाट के बराबर क्या है, यानी एक वाट इक्वल क्या होता है? तो एक वाट इक्वल होता है, ठीक ना, एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ठीक ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट होता है? कितना यूनिट होता है? वो होता है 1 यूनिट। ठीक, 1 किलोवाट घंटा इक्वल 1 यूनिट। ठीक, अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट एसआई मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला 1 किलोवाट घंटा, ठीक ना, KWH मतलब हुआ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर और हिंदी में पढ़ते हैं किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल है 36 जूल। 36 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 3600 जूल। क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा इक्वल क्या होगा? इसका होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये मतलब जूल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक ना, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे नियम को लिखें। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है ना, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो काम करता है ना, वो करता है ऊष्मीय सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे? ऊष्मीय सिद्धांत पे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अरे एक मिनी एम्पियर, ठीक ना, 1 मिली एम्पियर, एम मतलब मिली, ए मतलब एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर कितना? मिली है कि माइक्रो है? ये माइक्रो एम्पियर, ठीक ना, या क्या माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम का मतलब हुआ समांतर क्रम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो हमें प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, यानी क्वेश्चन ये है कि हीटर का कुंडली किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना था नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपर्युक्त सभी। कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक ना,
जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस सब हो जाएगा। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और तारा जो अपना ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं उसका क्या सोर्स है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सूर्य के ऊर्जा का क्या स्रोत है? इसका सोर्स जो है वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। टिहरी बांध निर्माण का क्या उद्देश्य था? टिहरी बांध जो बना था उसका क्या उद्देश्य था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। इसका होगा इनमें सभी। ठीक है, टिहरी बांध का उद्देश्य सब था, भूमि का सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, जल की आपूर्ति करना, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का प्रयोग होता है? यानी खिलौना में जो बैटरी लगता है, ठीक ना, वो कौन सा होता है? डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? तो खिलौना में सूखा सेल लगता है। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पे जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है? तो कैथोड पे जो गैस निकलता है वो होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। अगला है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अभिक्रिया दिया है ZnO+C, तो बन गया Zn+CO। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से अभिक्रिया कराया गया तो बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मतलब मोनोऑक्साइड। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ZnO अपचयित हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी, कार्बन अपचयित हो रहा है। ऑप्शन सी, कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कौन सा कथन सही है? ठीक ना, तो उपचयन अपचयन आप लोग पढ़े होंगे, उपचयन अपचयन आप लोग अब अच्छे से पढ़े होंगे। तो यदि समझिए, ठीक ना, कि क्या होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो वो होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है तो वो होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। यहाँ पर देखिए ZnO में जो है क्या है, ZnO में ऑक्सीजन लगा है ना, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का कमी हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया? कमी। तो क्या हो रहा है? तो Zn उपचयित हो रहा है। ठीक है, Zn क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। और कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता यानी जिंक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? तो वहाँ निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? ठीक है, चूना जल में यदि हम किसी गैस को डालेंगे तो वो दूधिया रंग का हो जाता है, वो गैस कौन सा है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, CO2। निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? ठीक ना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है होता है वो होता है CaOH2। ठीक, अब देखिए इसमें बच्चा बहुत बार कंफ्यूज करता है। एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। देखिए बिना बुझा हुआ चूना, नाम क्या है? बड़ा। नाम क्या है? बड़ा। इसका सूत्र होगा छोटा, CaO। क्या होगा? CaO। अब बुझा हुआ चूना, नाम है छोटा, इसका सूत्र होगा बड़ा, CaOH2। तो ट्रिक याद रखिएगा, नाम छोटा सूत्र बड़ा। ठीक है ना, नाम बड़ा सूत्र छोटा। बिना बुझा हुआ चूना, नाम बड़ा है तो फॉर्मूला होगा छोटा, CaO। बुझा हुआ चूना, नाम छोटा है, फॉर्मूला बड़ा होगा, CaOH2। अगला दिया है, दंत मंजन होता है, कैसा होता है? अम्लीय, लवण युक्त, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो दंत मंजन जो है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। किस प्रवृत्ति का? क्षारीय प्रवृत्ति का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, नींबू में कौन सा अम्ल होता है?
नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जस्ता का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनेवार, जिंक ब्लेड। ठीक है ना, इन चारों में से कौन जिंक का अयस्क है? क्योंकि जस्ता को जिंक भी कहते हैं, तो वह है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, कहने का मतलब हुआ कौन सा वो धातु है जो कि अम्लराज में घुलता है? जो अम्लराज में घुलता है तो वो धातु कौन सा? एल्युमिनियम है। कौन सा है? एक मिनट, एल्युमिनियम नहीं होगा, वो धातु हो जाएगा सोना। ठीक है ना, सोना का फॉर्मूला क्या होता है? Au। वो धातु है Au। अगला है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? ठीक है ना, कौन सा यौगिक है जो आयन नहीं बनाता है? तो वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आयन नहीं बनाता है। हीलियम गैस कैसा है? तो सभी को पता होना चाहिए, हीलियम अक्रिय गैस है। कैसा है? अक्रिय गैस, ऑप्शन बी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। इन चारों में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, वो होता है C6H6। C6H6, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनते हैं? ठीक ना, H और H के बीच कितना बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा? तो वो बनता है एकल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि एक आबंध। एक आबंध, ऑप्शन सी। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। अगला है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, कितना इजी पूछा गया। तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो है लगभग बच्चा को याद होता है C12H22O11। C12H22O11, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक ना, कौन सा ऐसा यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो है इथीन। क्या है? इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या था? C2H4। C2H4। अगला है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? यानी कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसको क्या क्या आधार बनाया था? वो जो है परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था। ठीक ना, ऑप्शन बी। यानी मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अभी का नया आधुनिक आवर्त सारणी है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, या परमाणु संख्या पर भी कह सकते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम, सोडियम, उसके बाद आरबी क्या रुबिडियम हो जाएगा, रेडियम या रुबिडियम ऐसे कुछ होगा, Li लिथियम। बताइए, इन चारों में ऐसा कौन सा है जो कि क्षार धातु नहीं है, यानी कि अम्ल है? तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा ए, मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। अगला, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? ठीक है, हैलोजन समूह यानी ग्रुप 17। बेरियम, ब्रोन, ब्रोमीन, बेरिलियम। याद रखिएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, क्लोरो मतलब क्लोरीन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, आयोडो मतलब आयोडीन। ये सभी क्या है? तो हेलोजन समूह के ग्रुप है, यानी कि ब्रोमीन क्या हो जाएगा? हेलोजन समूह का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रोमीन किसका ग्रुप हो जाएगा? हेलोजन समूह का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला है, जिंक का परमाणु संख्या कितना है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा। तो बच्चा को भी पता है कि जिंक 30 नंबर में है, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? ठीक ना, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो
कौन ऐसा है जो कि विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक निगेटिव होता है, निगेटिविटी उसमें होता है, तो वो होता है अधातु। अधातु क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, ठीक ना, यानी कि राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन हुआ था, ये क्वेश्चन कहा गया। कहाँ हुआ था ये हुआ था खेजरी में। कहाँ पे? खेजरी में, ऑप्शन बी। आगे है, किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना, जैव विविधता, ठीक ना। तो वन रोपण तो अच्छा बात है, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अधिक हरे पेड़ पौधे होंगे तो ये भी सही है, लेकिन बढ़ती मानव जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काट कर वहाँ अपना घर बना लेते हैं, जिसके कारण कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें से सभी। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो वस्तु का पुनरुपयोग, यानी कि चीज़ों का फिर से उपयोग करना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 मिनट का 53 का दिया है ना, इसका ऑप्शन डी होगा, सभी। वस्तु का पुनर्चालन यानी वस्तु के उपयोग में कमी, ठीक ना, वस्तु का उपयोग क्या करना है, जो कि हमको कम से कम यूज करना है, जो ज़्यादा हो रहा है खपत उसको कम कीजिए, और वस्तु का फिर से उपयोग करना, इनमें से सभी। अगला है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में होता है सिलिकॉन का उपयोग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, ठीक है ना, यानी बायोगैस का सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया। बायोगैस का सूत्र होता है, तो बायोगैस किसको कहते हैं? हम लोग मीथेन को ही बायोगैस कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन को। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत है कौन? अस्थि, मज्जा गुहा, इनामेल, डेंटाइन। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो होता है इनामेल। कौन सा होता है? इनामेल, ऑप्शन सी। जठर ग्रंथियां किस में पाई जाती है? यकृत में, आँख में, अमाशय में, अग्न्याशय में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, ऑप्शन सी। आगे दिया है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लेक्टेज। वसा को पचाने में कौन सहायता करता है? तो वो करता है लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, पित्त रस का रंग कैसा होता है, यानी पित्त रस किस रंग का होता है? तो पित्त रस जो है होता है वो किस रंग का होता है? तो वो होता है हरे रंग का, यानी ग्रीन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, पौधों में श्वसन होता है, यानी पौधे जो सांस लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं? तना में, पत्तियों में, जड़ में। तो पौधा इन तीनों के माध्यम से सांस लेते हैं, पत्तियों के माध्यम से, तना के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, इनमें से सभी। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, ठीक ना। हरा पेड़ पौधा रात में कौन सा गैस निकालता है? तो हरा पेड़ पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, इसलिए जो है बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि रात में हमें पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हमारे लिए जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, ठीक ना। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो वो होता है 2। कितना? 2। ऑप्शन ए। अगला है, ये सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 180 mmHg, ठीक ना, 80 mmHg। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
अगला दिया 64 नंबर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, ठीक ना। पौधा में वाष्प का उत्सर्जन किस अंग से होता है, तना में, पत्ती में, फूल में, इन सभी में। किस में होता है, तो पौधा में होता है पत्ती में। किसमें, पत्ती से, पत्ती के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है, ऑप्शन बी। अस्थि क्या है, पदार्थ, कोशिका, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। बताइए अस्थि क्या है। तो अस्थि एक कोशिका है, अस्थि एक प्रकार की कोशिका है, ऑप्शन बी। 1 मिनट, 65 का ऑप्शन बी नहीं होगा। अस्थि एक उत्तक है। अस्थि क्या, एक उत्तक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अस्थि एक प्रकार का उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी पादप में अपशिष्ट यानी कचरा जो है वो कहाँ पे जमा होता है। तो वो जमा होता है छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें सभी, सब में जमा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क का यहाँ मतलब है किडनी, ठीक है ना, यानी किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। पौधे के उत्सर्जीय पदार्थ हैं टेनिन, रेजिन, गोंद, इनमें सभी। ये पौधा से क्या क्या उत्सर्जित हो सकता है, तो पौधा से टेनिन, रेजिन, गोंद सब कुछ मिलता है। मिलता है ना, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, सेरिब्रल पेडिकल, अगला दिया है डाईएसिफेलॉन, उसके बाद ऑप्टिक पाली सेरिब्रम। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या, स्मरण यानी कि याद करने की क्षमता का मुख्य केंद्र क्या है, तो वो है ऑप्शन डी सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, वो कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, थायराइड के माध्यम से, अंडाशय द्वारा, उसके बाद लेगरहैंस की द्वीपकाओं द्वारा। किसके द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा, अंडाशय द्वारा। आगे है, ठीक ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है, एकलिंगी, उभयलिंगी, ठीक ना। स्वपरागण किस में होता है, तो ये उभयलिंगी में होता है। किस में होता है, उभयलिंगी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, किस भाग में होता है बताइए, एंड्रोमेट्रियम, फंडस, योनि, इनमें से कोई नहीं। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, वो होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, ठीक ना। ऐसा कौन सा भाग है इनमें जो केवल पुरुषों में पाया जाता है, लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, फैलोपियन नलिका, शुक्रवाहिका। इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो वह शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी। अगला, आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, यानी आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, ठीक ना। कौन सा देश में ईसाइयों के एक मठ के ये पादरी हुआ करते थे, कौन, तो मेंडल। तो ऑप्शन डी इंग्लैंड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड में। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो वो है 76 का, मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, 75 का क्या मारे थे, बी ना, तो 76 का हो जाएगा
मेंडल जो है कौन सा देश में था? ऑस्ट्रिया में। ठीक, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या था? तो ईसाइयों के एक मठ का पादरी हुआ करता था। और 77 में क्या है? तो इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वो जगत। कौन सा है? जगत। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण इनमें से क्या है? जीवाणु, कवक, शैवाल, ए और बी दोनों। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु और कवक दोनों। ये कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में, ए और बी दोनों। अगला है, मांसाहारी जीवों को क्या कहते हैं, यानी किस श्रेणी में रखा गया है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। मांसाहारी जीवों को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिया है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो वो है 1%। कितना? तो मात्र 1%। तो आज हमने बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और ये मॉडल सेट 1 था। ऐसे ऐसे 5 मॉडल पेपर हमारे पास हैं, तो हम सभी का सॉल्यूशन कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच, सहपाठी के बीच, रिलेशन के बीच क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को फुल वॉचिंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।